वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर है, अभी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। आपको बता दूं कि बीए 6 सेमेस्टर में अगर आपने हिंदी लिया था तो आपका एक प्रकार से पेपर ये है, और आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मतलब भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का पहला पेपर आपको ये एक प्रकार से आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आंसर की होगी एक प्रकार से बीए 6 सेमेस्टर हिंदी के पेपर 1 की, यानी कि कोड पेपर का आपका है HND 305। इसके बाद में 306, 307, 308 इन सभी के मॉडल पेपर आने बाकी हैं। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी दिए तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का जो दूसरा पेपर होगा वो कल होने वाला है, तो उसका भी एक प्रकार से मॉडल पेपर आप आज शाम तक आपको मिल जाएगा। और उससे पहले और भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिएगा। तो आइए हम 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को बहुत ही तीव्र गति से आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, सभी लोग को जानने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। भाषा शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के किस धातु से मानी जाती है? तो संस्कृत के भास धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका जो है फर्स्ट का सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था है। ये परिभाषा मैंने कई बार आपको बताई थी कि ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा इन्होंने दी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अधोलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा की विशेषता मैंने कई बार आपको बताई थी कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर ले जाती, बिल्कुल ले जाती है। भाषा अपरिवर्तनशील होती है, ठीक है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर ले जाती है। और भाषा मतलब प्रत्येक भाषा की पृथक संरचना होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भाषा अपरिवर्तनशील होती है, जो है भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा अपरिवर्तनशील नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भाषा क्या होती है भैया? भाषा परिवर्तनशील होती है। अपरिवर्तनशील यहाँ पर दिया तो गलत, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा थर्ड का बी ऑप्शन, आप लोगों ने सोचा होगा कि एक प्रकार से ये जो है भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन भाषा परिवर्तनशील होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि हम किसी भाषा के आदि स्वरूप को देखें, फिर उसके बाद में आज के स्वरूप को देखें, तो बहुत ज़्यादा आपको उसमें अंतर मिलेगा। भाषा एक सार्वजनिक संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति बिल्कुल नहीं है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भाषा मतलब प्रत्येक भाषा की अलग संरचना होती है, पृथक संरचना होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर ले जाती है। प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा का संप्रेषण साधन होता है, मानव संप्रेषण। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। भाषा मानव की अच्छी निधि होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हालांकि भाषा संयोगावस्था और वियोगावस्था की मतलब संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर ले जाती है, इस कथन में डाउट थोड़ा सा ये है कि भाषा की विशेषताओं में ये आज तक मुझे पढ़ने को मिला है नहीं, ठीक है। और भाषा परिवर्तनशील होती है तो एकदम से कन्फर्म है। तो इसका जो कन्फर्मेशन है वो यही है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100% बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है अगर कॉम्प्लीमेंट प्रश्न के तौर पर इस प्रश्न को दिया हो तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। हालांकि दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा नहीं, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट प्रश्न इसलिए पूछा आता है, इसे 50 क्वेश्चन पूछा गया है। अब काफी सारे बच्चे जो हमसे पढ़े होंगे वो 100 में 100 यानी 50 में 50 सही करके आए हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन बच्चों के लिए जो 50 में 50 सही कर दें, उनके लिए, ताकि उनको 50 में 50 नंबर ना मिले, इसके लिए एक आध प्रश्न जो है यूनिवर्सिटीज़ वाले गलत जानबूझ करके एक आध प्रश्नों में थोड़ा-सा फँसा देते हैं, ताकि क्या हो कि पूरा का पूरा नंबर ना आ जाए, ठीक है? तो इसीलिए हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर इस जो है ऑप्शन को रख दिया हो, बाकी कोई और इसका मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा अपरिवर्तनशील है, ये भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा परिवर्तनशील होती है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। तो आपने जिन्होंने लगाया होगा इसका ए ऑप्शन चौथे का, उसको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखेंगे। चौराहे पर खड़ा यातायात जो पुलिस होता है वो एक प्रकार से नियंत्रित करता है, मतलब चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही भाषा के किस रूप का सहारा लेता है? सांकेतिक रूप का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस विद्वान ने अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा? बताएं, किस विद्वान ने अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कई बार मैंने आपको बताया था। 100% आपका पेपर फंसा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। डिंगल पिंगल का संबंध है, बताएं। डिंगल पिंगल का संबंध है राजस्थानी हिंदी की एक शैलियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 7 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन।
अगला प्रश्न 8वां नंबर, प्राचीन राजस्थानी को अन्य किस नाम से जानते हैं? प्राचीन राजस्थानी को किस नाम से जानते हैं भैया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डिंगल के नाम से जानते हैं प्राचीन राजस्थानी को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। ब्रज भाषा की एक शैली के रूप में प्रचलित है। ब्रज भाषा की एक शैली के रूप में क्या प्रचलित है भैया? तो वो है पिंगल। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस ध्वनि के उच्चारण में दोनों ओष्ठ पूर्णतः खुले, मतलब पृथक हो जाते हैं, खुले हो जाते हैं, खुले रहते हैं, पृथक और खुले रहते हैं? पा बोलिए तो पा में आपके ओठ जो है जुड़ते हैं, तो पा, वैसे पा, फा, बा, भा, ये सब आपके कैसे हैं? ये सब आपके ओष्ठ व्यंजन होते हैं, मतलब कि ये ओठ जुड़ते हैं, इसमें खुलते नहीं, तो ये नहीं होगा। ऊ, ऊ बोलेंगे तब भी किनारे के ओठ जुड़े रहेंगे, बीच का थोड़ा सा ओठ खुला होगा, तो ये भी नहीं होगा। वाह, वाह बोलेंगे तब भी कुछ ना कुछ ओठ आपका जुड़ा हुआ होगा। पूर्णतया पृथक और खुले रहेंगे कब? जब आप बोलेंगे आ बोलिए आ बोलेंगे तो क्या होगा? पूरा ओठ आपका खुला रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, हस्त शब्द का उदाहरण है। हस्त शब्द बेसिकली ये तत्सम शब्दावली है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्त का तद्भव क्या होता है? हाथ। तो तत्सम माने क्या होता है? जो संस्कृत के समान हो, तो हस्त संस्कृत के समान है, बिल्कुल राइट आंसर आपका। 12 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का संबंध किस हिंदी से है? देखिए, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अवधी हिंदी का किस उपभाषा से संबंधित है? अवधी, अवधी पूर्वी हिंदी की है। इसके अलावा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 है पूर्वी हिंदी की। बिहारी हिंदी की बोलियों में आपको बता दूं, आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी शामिल है। अगला प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न, ये सब खूब बताया है मैंने, ये पूरा उपभाषा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर ही आपको समझा दिया है। भोजपुरी वर्ग की बोली, भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की बोली, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्यकाल की कवित्री मीराबाई का संबंध किससे है? राजस्थानी हिंदी से। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रधान कवि सूरदास प्रसिद्ध हैं, तो ये ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप, 16 के बाद में 25 नहीं आएगा, 16 के बाद में 17। देखिए 17 वाला जो क्वेश्चन है आपका, चलिए 17 18 वाला वो गाय। चलिए, तो टावर की जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो टा वर्ग जो है एक प्रकार से इसका उच्चारण जो है, टा का, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये सब आपके मूर्धन्य हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कंठ पूछे तो काखा, गाघा, अंगा। तालब्य अगर आपसे पूछेगा तो तालब्य में कौन सा आएगा? तालब में चाचा, जाझा, इया आपका आ जाएगा। दंत में पूछेगा तो ताथा, ताथा, ना आ जाएगा। ओष्ठ में पूछेगा तो पाफा, वाभा, माँ आ जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्धा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर प्रश्न है, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई बताएं। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सार्थकता यानी अर्थ की दृष्टि से अगर देखें, यानी जिसका अर्थ निकलता हो, ध्वनि का अर्थ नहीं होता है, ना ही वर्ण का अर्थ निकलता है, शब्द का अर्थ निकलता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई होती है शब्द, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली भारत में किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दिल्ली और मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 28 नंबर प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सब प्रश्न मैंने आपको कई बार समझाया था और ये प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न 21 नंबर, भाषा विज्ञान के किस अंग के अंतर्गत ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है? तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत स्वनिम विज्ञान जो होता है, यानी ध्वनि विज्ञान स्वनिम विज्ञान दोनों एक ही हैं, तो ध्वनियों का अध्ययन स्वनिम विज्ञान या ध्वनि विज्ञान के अंदर करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 22 नंबर प्रश्न, ध्वनि विज्ञान का दूसरा नाम क्या है? तो स्वनिम विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 23 नंबर, ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 24 नंबर, चा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताएं, चा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है भैया? चा, छा, जा, झा, यहाँ जो है तालब्य है। कंठ में आपके काखा, गाघा, अंगा आ जाएंगे। मूर्धन्य में आपका क्या आ जाएगा? मूर्धन्य में आपका टाठा, डढ़ा, अणा आ जाएगा। दंत में आपके तथा, तथा, ना आ जाएंगे। और ओष्ठ में आपका पाफा, वाभा, मा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 29 नंबर प्रश्न, व्यापक क्षेत्र में व्यवहार की जाने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर था इसका 29 का। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देखिए, देवनागरी लिपि में जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल ही विशेषता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें शिरोरेखा महत्वपूर्ण है। शिरोरेखा क्या होती है जानते हैं? जैसे आपने लिखा राम,
और राम में ऊपर डंडी ये पारदी यही शिरोरेखा होती है। अंग्रेजी की जो लिपि है देवनागरी, मतलब अंग्रेजी की लिपि है आपकी रोमन। रोमन में अगर आप राम लिखेंगे तो राम में इस पे डंडी ऊपर नहीं होती है, शिरोरेखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी की लिपि देवनागरी में ही शिरोरेखा होती है। तो इसका राइट आंसर ये तीनों जो है इसकी विशेषता है देवनागरी की। जबकि विकास की दृष्टि से जो ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन ये नहीं है, ठीक है। और क्या दिया गया है कि विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन है, तो समकालीन नहीं, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का विकास हुआ है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। लगभग 55 साढ़े 55 करोड़ लोग जो है इस भाषा को बोलते हैं, ठीक है। 55 करोड़ के आसपास लोग जो है लगभग इस भाषा को बोलते हैं हिंदी में, मतलब हिंदी भाषा को भारत में। अगला प्रश्न, हिंदी किसके अंतर्गत आती है? तो हिंदी आधुनिक आर्य भाषा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला का संयुक्त अक्षर जो छा है वो किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? मैंने चार, देखिए 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? पहला होता है आपका छा, दूसरा होता है छत, मतलब एक होता है आपका छत, त्रिक, ज्ञा, ये तीनों होते हैं। और इसके अलावा श्री, स्रा, ठीक है, वाला स्रा जो है, स्रा, ये वाला, ये भी एक प्रकार से बनता है संयुक्त व्यंजन। तो ये का हलंत और षटकोण वाले सा से बनता है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न, तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा के प्रबल समर्थक कौन थे? देखिए महात्मा गांधी बेसिकली हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। संविधान सब मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं, मतलब ये हिंदुस्तानी भाषा में उर्दू मिश्रित हिंदी की बात होती है, ठीक है। तो उसके समर्थक महात्मा गांधी भी थे। लेकिन उससे पहले जो गारसा दत्तासी है, फ्रेंच साहित्यकार हैं, हिंदी भाषा का पहला इतिहास लिखने का प्रयास किया, उन्होंने भी हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया था। तो यानी ये दोनों है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन ऊपर, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है, जबकि बुंदेली शामिल नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी के अंतर्गत बोलियां हैं। राजस्थानी में 4 बोलियां शामिल हैं, कौन कौन सी? पहली है आपकी मारवाड़ी, दूसरी है मेवाती, तीसरी है आपकी मेवाड़ी और चौथी है हड़ौती, ठीक है। ये 4 बोलियां शामिल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य किसमें लिखा गया है? प्रश्न ध्यान रख से पढ़ेंगे, आदिकाल के अंतर्गत। वैसे तो जैन साहित्य आपकी प्राकृत भाषा में आपको मिलता है, बौद्ध साहित्य आपका पाली भाषा में मिलता है, संस्कृत में भी कुछ जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं। लेकिन आदिकाल में जो आकर के जैन बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं वो अभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 38 नंबर, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं भैया? अंतस्थ व्यंजन जो नहीं है, देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होती है? या, रा, ला और वा, यारा लावा, ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होते हैं। एक इसमें ला भी शामिल है, ठीक है। और हा जो होता है आपका, ये कौन सा व्यंजन है? हा आपका ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा तीनों सा जो होते हैं, एक ये सा, एक ये सा और एक ये सा, ये तीनों व्यंजन आपके ऊष्म व्यंजन। और इसके अलावा हा आपके ये 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी आज सुबह ही मैंने पढ़ाया था आपको। अगला प्रश्न, किस वर्ण को अर्धस्वर कहा जाता है? बताएं, किस वर्ण को अर्धस्वर कहते हैं भैया? अर्धस्वर किसको कहा जाता है? अर्धस्वर आपका वा और या, 2 अक्षर ऐसे होते हैं हिंदी में जिसको आप अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन साहब, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत उच्चारण और उत्पत्ति का, ध्वनियों के संचरण और गमन का भी, और श्रवण का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर तो सभी का। अगला प्रश्न 41 नंबर, वृत्तमुखी स्वर हैं। वृत्तमुखी स्वर आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, और जो ये ऑरेंज वाला आ होता है ये भी एक प्रकार से इसके अंतर्गत आता है, और ये वाला औ भी आता है, ठीक है। तो ये 5 आपके वृत्तमुखी स्वर होते हैं, डी ऑप्शन ऊपर तो सभी, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 42 नंबर प्रश्न है आपका, अग्रस्वर क्या है? बताएं, अग्रस्वर। अग्रस्वर में आपका छोटी ई, बड़ी ई और ए आते हैं। तो आपकी यहाँ पर बड़ी ई दी गई है, छोटा मतलब कि इसमें देखें अग्रस्वर की अगर बात की जाए तो अग्रस्वर इसमें क्या है? बड़ी, छोटी, बड़ी, ए एंड आई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 43 नंबर प्रश्न है, अर्ध समृद्ध ध्वनि कौन सी है? 43 नंबर पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध समृद्ध जो है आपका जो ए होता है अर्ध समृद्ध में आता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में बोली जाने वाली बोली, मैंने कई बार आपको बताया था ये दक्षिणी हिंदी है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 45 नंबर, तो 44 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? देखिए ब्राह्मी लिपि जो होती है आपकी ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो ये तो होगी नहीं। और शारदा लिपि और नागरी, लांगरी लिपि भी आपकी बाईं से दाईं लिखी जाती है। तो
प्राचीन भारत की लिपि में अगर बात की जाए तो खरोष्ठी लिपि जो है, और खरोष्ठी और एक सिंधु लिपि थी, वो सब दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। मूर्धन्य ध्वनि है मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा से मूर्धन्य ध्वनि टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक है, मूर्धा, टा ठा डा ढा, ये सब दिया गया है ऑप्शन नंबर डी ऊपर तो सभी। अगला प्रश्न 47 नंबर, देवनागरी लिपि है, बताएं देवनागरी लिपि कौन सी लिपि भैया? अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक नहीं है, ना भावात्मक है ना चित्रात्मक है। देवनागरी लिपि अपनी अक्षरात्मक लिपि है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि देखिए पा फा बा भा मा, ओष्ठ ध्वनि है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न, नगरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। सबसे पहले अगर पूछा जाए पहले संयोजक कौन थे इसके नागरी लिपि सुधार समिति के, तो काका कालेलकर थे, बिल्कुल राइट आंसर आपका है, ठीक है। 1935 में इसका एक प्रकार से स्थापना की गई थी, काका कालेलकर की अध्यक्षता में संयोजक थे वही, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बाद में किसने किया था, तो व्यवस्थित रूप से 31 जुलाई को एक प्रकार से इसकी और दूसरी समिति हुई थी, 31 जुलाई 1992 को, मतलब सॉरी 42 को, ठीक है। 31 जुलाई 1942 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन इसके संयोजक बात की तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आचार्य नरेंद्र देव भी इसके बड़े विद्वान आदमी हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने आपको सोचा बता दूं। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो सस्यूर माने जाते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रश्नों के उत्तर को समझ लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। एक बात और आपको बता दूं, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपकी जो एक प्रकार से को करिकुलर जो विषय होता है वो आपको मिल जाएगा। को करिकुलर विषय के अलावा और भी तमाम प्रकार के आप देखेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस के बीए 4th सेमेस्टर का आंसर की है उसको भी उस पर डाल दी गई, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है, को करिकुलर मास्टर पर। और इसके अलावा एक चैनल हमारा और है बीए करेकर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बीए करेकर यूट्यूब चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।